हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द पॉलिटी सीरीज़ जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. माई सेल्फ स्नेहा शाल्वी दिस साइड. आर्टिकल 20 इज़ विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस. मतलब आप कोई क्राइम कर दिए हैं, मतलब आप नहीं किए हैं, कोई भी आदमी कोई क्राइम कर दिया है तो उसको सज़ा मिलेगी. तो सज़ा मिलेगी तो उससे रिलेटेड क्या क्या उसके पास फंडामेंटल राइट है. तो 20 क्लॉज 1 में है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का क्या मतलब हो गया कि जब वो क्राइम किया है उस समय जो लॉ है वही लॉ उस पर लागू होगा, उसी लॉ के अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि आज कोई नया लॉ आ गया, कल वो क्राइम हुआ था और आज के नए लॉ के अकॉर्डिंग पहले वाले को सज़ा दिया जा रहा है. ये नहीं होगा. एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा. नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट. जिस समय वो एक्ट कमिट हुआ था उस समय जो लॉ होगा वही लागू होगा. आप लोग निर्भया केस के बारे में जानते होंगे. निर्भया केस के बाद तो रेप लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गए, बट उस समय जो थे उन लोगों को बहुत कठोर दंड नहीं मिला. उसका रीज़न एक ये भी था कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ था, कि जो उसके बाद जो लॉ बनाया गया, उसके बाद जो लॉ को टफ किया गया है, वो लॉ उस पर एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि जब वो क्राइम कमिट किया था तब वो लॉ एप्लीकेबल नहीं था जिसको जो कि बाद में स्ट्रॉन्ग किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट इज नो डबल जियोपार्डी. ऐसा नहीं है कि एक आदमी को एक ही गलती के लिए 2 बार सज़ा दे दिया गया है. तो किसी को भी 2 बार सेम ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता. अब इसका एग्जांपल, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, जैसे सपोज आप किसी क्राइम में फंस गए हैं या कोई क्राइम कमिट कर दिए हैं एज अ सिविल सर्वेंट, तो सिविल से आपको, अगर वो बहुत ऐसा हीनियस है तो हो सकता है कि आपको नौकरी से भी निकाल दे और आपको इधर सज़ा भी मिले जेल टर्म्स में. तो इसको नहीं कहेंगे कि 2 बार आपको सज़ा मिला है. वो सज़ा कोर्ट एक ही बार सज़ा देगी. ठीक है. कोर्ट आपको एक ऑफेंस के लिए एक ही बार सज़ा दे सकती है. नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में कहता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि आपको खुद के खिलाफ बयान देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता. आपको नहीं बोला जा सकता है कि आप अपने खिलाफ बयान दीजिए. दिस इज नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. क्या क्या पढ़े हम लोग 20 में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं होगा, मतलब नए लॉ के अकॉर्डिंग पहले वाले को सज़ा नहीं मिलेगी. डबल जियोपार्डी नहीं होगा, जितना भी कोई भी पनिशमेंट होगा एक ही बार दिया जाएगा. 20 क्लॉज 3 में था कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा. द नेक्स्ट इज आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 इज रिलेटेड टू राइट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. यहाँ पे लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, वो डिग्निफाइड लाइफ है. डिग्निफाइड लाइफ का क्या मतलब है कि हम लोग जो भी लाइफ जिएंगे वो अच्छे से जिएंगे. बस एक तो हो गया कि बस जी रहे हैं, खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, जिंदा है, वैसा नहीं. एक डिग्निफाइड लाइफ, इज्जत वाले, जो ह्यूमन का एक बेसिक नीड है, एक डिग्निफाइड लाइफ होना चाहिए. वो है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इसमें है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है, इसके अलावा पर्सनल लिबर्टी को और लाइफ को हैम्पर नहीं किया जा सकता है. इसको पता है सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड, सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन्ड आर्टिकल अगर कोई है तो आर्टिकल 21 ही है. सबसे रिसेंट में इसमें राइट टू प्राइवेसी ऐड हुआ था. राइट टू प्राइवेसी केएस पुट्टास्वामी केस में ऐड हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 21, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ. लाइफ में आप हर तरीके से प्रोटेक्टेड होने चाहिए. आपका प्राइवेसी भी मैटर करता है. क्लीन एनवायरनमेंट के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं. राइट टू शेल्टर, राइट टू स्लीप, इवन राइट टू स्लीप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. राइट टू पैसिव यूथनेशिया. यूथनेशिया क्या होता है कि आप मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, वो बेड रिडन है और ऐसा है कि वो ही एंड हिज पेरेंट्स एंड हिज फैमिली मेम्बर्स एवरीवन वांट्स कि अब अगर ये, मतलब इसका अगर डेथ हो जाता वही उसके लिए बेहतर होता, तो उसको यूथनेशिया कहते हैं. मतलब खुद से खुद को मारने का प्रोसीजर जो होता है. तो यूथनेशिया जो है ना वो 2 तरह का होता है. एक होता है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया. एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है
कि आपको कुछ भी दिया जाएगा, एक ऐसा ड्रग दिया जाएगा जिससे कि आपकी डेथ हो जाए, ये इंडिया में अलाउड नहीं है। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है कि आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता है। मान लीजिए अगर आप वेंटिलेटर पे हैं तो आप जिंदा रह सकते हैं, वेंटिलेटर से हटा दिया गया तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो आपको वेंटिलेटर से हटा दिया गया और उसके बाद आपकी मौत हो गई, तो ये पैसिव यूथनेशिया में आता है। क्योंकि राइट टू लाइफ में सिर्फ लाइफ नहीं है, राइट टू डाई भी है, आप डिग्निफाइड तरीके से आपका डेथ हो, ये भी राइट टू लाइफ का पार्ट होता है। आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इंटरप्रेटेड एंड इवॉल्व्ड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट फोकसेज ऑन डिग्निफाइड लाइफ। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इवॉल्व, इसके बारे में बहुत जजमेंट्स हैं कि इसमें ये ऐड हुआ, कुछ क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी, सब धीरे धीरे ऐड होते गए हैं। अभी हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? ये क्या है? दो चीज़ होता है, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल से थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इंग्लैंड से आया है। हम पिछली बार लेक्चर में भी आपको बहुत कुछ बताए थे जो इंग्लैंड से आया था और यूएसए से आया है। आप उसके बारे में बता सकते हैं कि इंग्लैंड से क्या क्या आया है, यूएसए से क्या क्या आया है, आप एक बार ज़रूर से बताइएगा। तो अंडर दिस डॉक्ट्रिन अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी शैल चेक। इसमें क्या क्या चेक, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या क्या चेक होता है कि अगर कोई लॉ था या नहीं जिससे कि जो भी उसका लाइफ और लिबर्टी वायलेट हुआ है उसको वायलेट करने के लिए कोई लॉ था या नहीं, और वो लॉ जो था वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पास किया गया था या नहीं। मतलब उस जो अथॉरिटी वो लॉ पास किया था उस अथॉरिटी के पास ये पावर था कि उस लॉ को पास कर सके या नहीं। और तीसरा, और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है नहीं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में ये ध्यान दिया जाता है कि लॉ था या नहीं, लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया था या नहीं, और प्रोसीजर फॉलो किया गया था नहीं। इसमें हम लोग एक प्रिजम्पशन ले रहे हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में हम लोग एक प्रिजम्पशन ले रहे हैं कि लॉ जो बनाएगा अगर उसके पास अथॉरिटी है तो वो कभी गलत लॉ नहीं बनाएगा। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि लॉ हमेशा सही है, लॉ बनाने वाला आदमी यानी कि लेजिस्लेटिव विंग जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है। एक्सप्लॉयटेटिव कौन है? तो एग्जीक्यूटिव विंग है, क्योंकि डिप्राइव कर रहा है लाइफ और लिबर्टी का मतलब क्या है? मान लीजिए जेल आपको लेके चला गया, पुलिस आपको पकड़ ली, तो पुलिस जब आपको पकड़ी है तो उस समय क्यों वो पकड़ी है? उसके लिए कोई लॉ है या नहीं? अपने मन से तो वो नहीं पकड़ी है। ये मान के चल रहे थे उस समय कि सिर्फ पुलिस या फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो अथॉरिटेटिव हो सकती है, वो एक्सप्लॉयटेटिव हो सकती है। लेजिस्लेटिव के बारे में हम लोग मान के चल रहे थे कि वो कभी एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होगी, वो हमेशा सही लॉ बनाएगी और जो लॉ बना होगा वो हमेशा सही होगा। और साथ में जुडिशरी के पास जो पावर है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट है, जुडिशरी के पास पावर लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट नहीं है। ये सारा प्रिजम्पशन किस में था? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में। एक बार रिपीट हम कर देते हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है कि उसमें देखते हैं कि अगर लाइफ और लिबर्टी हैम्पर हुआ है तो वो किसी लॉ के वजह से हुआ है और वो लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पास की है और वो लॉ का प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो हुआ है। इसमें मान के हम चलते हैं कि लॉ हमेशा सही है, लॉ बनाने वाले एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, एक्सप्लॉयटेटिव केवल एग्जीक्यूटिव है जो कि लॉ इम्प्लीमेंट करती है, और जुडिशरी के पास जो पावर है सिर्फ एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट है। पहला हम लोग क्या पढ़े? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए में ओरिजिनेट हुआ है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? इंग्लैंड में। पिछली बार भी बताए थे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ बताइए आप लोग। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए में ओरिजिनेट हुआ है। इसमें क्या होता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में तो जितना कुछ किए वो तो इसमें भी करते ही हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या किए थे? लॉ देखे थे, लॉ है कि नहीं, लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है कि नहीं, और लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है कि नहीं, और साथ में हम लोग चेक किए थे कि प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो हुआ है या नहीं, लॉ है या नहीं, लॉ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है नहीं, और प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं। और
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अलावा हम लोग ये भी चेक करते हैं कि लॉ अच्छा है या नहीं, लॉ फेयर है या नहीं। कैसे हम लोग चेक करते हैं? नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल लगा के चेक करते हैं कि लॉ जो है वो सही है या नहीं। मतलब पिछले वाले में जो हम लोग प्रिजम्पशन लेके चल रहे थे कि हमारा जो है सिर्फ लेजिस्लेटिव विंग गलती नहीं कर सकता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव विंग गलती कर सकता है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव विंग एक्सप्लॉयटेटिव हो सकता है, लॉ हमेशा सही होगा। ये चीज़ हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में नहीं मानते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम लोग लॉ के प्रोसेस को भी देखते हैं और लॉ को भी देखते हैं कि लॉ सही है या नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। और इसमें जैसे पिछली बार हम लोग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में मान के चले थे कि जुडिशरी के पास जो पावर है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट है, इसमें ऐसा भी नहीं मानते हैं। इसमें मानते हैं कि जुडिशरी के पास जो पावर है वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के अगेंस्ट है। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में क्यों हम लोग अभी पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हम बताएं कि लॉ इज़ फेयर और नॉट, हम जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? हमको कैसे पता चलेगा कि लॉ जो है वो सही है या नहीं है? तो वो हम चेक करेंगे ऑन बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। आखिर ये है क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये भी तो जानना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में हम लोग देखेंगे, नो बडी शुड बी पनिश्ड अनहर्ड। किसी को भी बिना सुने पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। आप कोर्ट के प्रोसीजर्स को जब देखेंगे तो जो गलती किया है उसको भी सरकारी वकील या वकील उसको भी रखने का पूरा इजाज़त है। वो भी अपने बारे में सब कुछ बता सकता है, वो अपने आप को प्रॉपरली डिफेंड कर सकता है। तो किसी को भी बिना सुने हम लोग पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। नो बडी शुड बी द जज ऑफ हिज ओन केस। मतलब मान लीजिए कोई, फॉर एग्जाम्पल कोई जज जो है वही कोई क्राइम किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उस जज को उसी क्राइम के लिए जज भी वही है और अक्यूज्ड भी वही है। ऐसा नहीं हो सकता है। अपने केस में कोई भी जज नहीं बन सकता, क्योंकि अपने केस में हम जज बनेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने आप को फेवर करेंगे। हम तो कभी नहीं कहेंगे ना कि हम गलत हैं। तो अपने केस में कोई जज नहीं हो सकता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अथॉरिटीज़ मस्ट एक्ट बोनाफाइड। अथॉरिटीज़ का इंटेंशन खराब नहीं होना चाहिए, बिना किसी बायस के वो वर्क कर रहे होने चाहिए। कोई भी लॉ हो या जुडिशरी जो सज़ा सुना रही है वो ऐसा नहीं हो कि वो पहले से ही बायस्ड हो कि ये सज़ा तो ये तो गलती नहीं करेगा, ये गलती करेगा। ऐसा बायसनेस नहीं होना चाहिए, उनका इंटेंशन सही होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में क्या होता है? नो बडी शुड बी पनिश्ड अनहर्ड, नो बडी शुड बी जज ऑफ हिज ओन केस, और अथॉरिटीज़ मस्ट एक्ट बोनाफाइड। मतलब किसी भी पहले से कोई उनका इंटेंशन ना हो कि गलत इंटेंशन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 22। अभी तक हम लोग कितना आर्टिकल पढ़ लिए हैं? आर्टिकल 16 से जान रहे हैं हम लोग, 16 पढ़े, फिर 17 पढ़े अनटचेबिलिटी, 18 पढ़े टाइटल, 19 पढ़े फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19 क्लॉज 1 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया था, 19 क्लॉज 2 में आपको रिस्ट्रिक्शंस दिया था, फिर 20 है, 20 में कन्विक्शन के टाइम का था, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लागू होगा, डबल जियोपार्डी नहीं होगा और सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा। 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। 21 में ही हम लोग प्रोसीजर पर्सनल लिबर्टी जो है और लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो किसके अकॉर्डिंग है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जाने, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जाने। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से आप भी पढ़ा कीजिए कि जब पढ़ लिए, इतना आगे बढ़ गए तो पीछे एक बार रिवाइज कर लिए कि हम लोग क्या क्या पढ़े। ये एक्टिव रिकॉल कीजिएगा और बाद में एक बार खुद से पढ़, बिना नोट्स देके लिखिए कि हम क्या पढ़े हैं। उससे आपको याद रहेगा आप जो भी पढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा वो। आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 तक हम लोग पढ़े हैं। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 डिटेंशन से रिलेटेड है, मतलब जेल में जो रखा जाता है या होम डिटेंशन भी किया जाता है उससे रिलेटेड है। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट नॉर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू डिफेंड। इसमें बहुत सारा बात है, ऐसे देखने में इतना छोटा सा लग रहा है बट इसमें बहुत सारा बात है। जो भी डिटेंशन जिसका भी हो रहा है
उसको बिना इन्फॉर्मेशन के डिटेन नहीं किया जा सकता है। मतलब उसको हम बताएं ही ना कि हम क्यों तुमको अरेस्ट किए हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। उसको बताना पड़ेगा कि तुम ये काम किए हो, तुम ये गलती की हो, इसके वजह से तुमको अरेस्ट किया जा रहा है। तो दिस इज़ कि बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कि उसका ग्राउंड बताना होगा कि क्यों हम तुमको अरेस्ट कर रहे हैं। उसको कंसल्ट करने का राइट होता है कि वो अपने घर वालों को फ़ोन करे, अपने लॉयर को रख सके, खुद को डिफेंड करेगा। डिफेंड कैसे करेगा? लीगल प्रैक्टिशनर से। और मान लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो लॉयर रखने का वो पैसा नहीं है उसके पास, तो सरकार उसको वकील देगी। बिना वकील के नहीं रहेगा वो। उसका ये राइट है, उसका ये फंडामेंटल राइट है कि उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर मिलना चाहिए। अगर वो खुद नहीं अफोर्ड कर सकता है तो गवर्नमेंट उसको वो देगी। 22 क्लॉज 2 में है कि जिसको भी अरेस्ट और डिटेन किया गया है उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, किसके पास? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास रखा जाएगा 24 आवर्स में। 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। अब मान लीजिए किसी का बहुत दूर है मजिस्ट्रेट, तो वो टाइम ऑफ जर्नी एक्सक्लूड किया जाता है। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन इन द कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट का अथॉरिटी नहीं लिया गया है, मजिस्ट्रेट नहीं बताई है कि हम लोग इतना देर के लिए इसको अरेस्ट कर सकते हैं, तो उसको नहीं अरेस्ट किया जा सकता है। मैक्स टू मैक्स 24 घंटा पुलिस जो है उसको अपने पास रख सकती है। 24 घंटा के बाद उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। इनफैक्ट 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ेगा। उसके आगे का प्रोसीजर जैसा मजिस्ट्रेट बताएगा उस तरीके का होगा। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 में है कि ये किस पे अप्लाई होता है? टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन और एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 22। आर्टिकल 23, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल 19 से 22 के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि है आर्टिकल 23 और 24 में। तो आर्टिकल 23 में सबसे पहले देखेंगे क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। बंधुआ मजदूरी का नाम सुने हैं? बंधुआ मजदूरी करवाया जाता था, पैसा भी नहीं दिया जाता था, उसको काम भी करवाया जाता था। तो ऐसा बंधुआ मजदूरी और ये सब नहीं करवाया जा सकता है। या ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुने होंगे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, या मतलब उसको कहीं लेके चला गया, इस तरीके का काम नहीं किया जा सकता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर, ज़बरदस्ती भीख मंगवाया जा रहा है, जो रैकेट वगैरह चलता है कि भीख मंगवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, ये सब इलीगल है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर किसी भी फॉर्म का, चाहे वो बंधुआ मजदूरी जैसे हम आपको एग्जांपल दिए, ये सब प्रोहिबिटेड है। एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो अगर हम इसको नहीं मानते हैं, अगर हम या कोई भी आदमी फोर्स्ड लेबर करवा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवा रहा है, तो वो दैट इज पनिशेबल अंडर एनी एक्ट। लॉ उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि अगर किसी को करवाया जा रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। और हाँ, इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट कंपलसरी सर्विस बोल सकती है कि कंपलसरी सर्विस सबको करना है। ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये लोग करेंगे, सबके लिए एक कंपलसरी सर्विस कह सकती है कि सबको ये करना है। मतलब ये फोर्स लेबर में नहीं आता है अगर गवर्नमेंट कंपलसरी सर्विस करने के लिए कहती है, तो ये क्या है? एक्सेप्शन है इसका। आर्टिकल 24 में क्या है? मतलब चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। 14 साल से कम के बच्चे, मतलब 14 साल से जो कम के जितने भी बच्चे हैं वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। कहाँ पे? हजार्डस इंडस्ट्री में। हजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं वो ले सकते हैं। मतलब नॉन हजार्डस में कर सकते हैं। तो खेलने कूदने के बाद, जैसे अब देखे होंगे चाइल्ड आर्टिस्ट लोग होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो आर्टिस्ट हैं, फिल्म में ड्रामा में काम कर रहे हैं, तो वो भी तो एक तरीके से चाइल्ड लेबर ही हुआ, बट वो प्रोहिबिटेड नहीं है क्योंकि वो एक आर्ट फॉर्म है। और अलॉन्ग विथ पढ़ाई, मतलब अगर वो पढ़ाई कर रहा है, टाइम से स्कूल जा रहा है, तो उसके साथ साथ वो चाइल्ड आर्टिस्ट का काम कर सकता है, वो प्रोहिबिटेड नहीं है। नॉन हजार्डस में प्रोहिबिटेड नहीं है
अगर पढ़ाई साथ में कर रहा है तो। हजार्डस में प्रोहिबिटेड है। हजार्डस में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 आया था। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 आया था। इसमें बताया गया था कि कौन कौन सा हजार्डस इंडस्ट्री है जिसमें कि काम नहीं कर सकते हैं बच्चे, 14 साल से कम के बच्चे किस में काम नहीं कर सकते। इसमें हजार्डस एम्प्लॉयमेंट को 3 रखा गया था बस। हजार्डस कैटेगरी केवल 3 थी। पहले 83, इससे पहले जो लॉ था उसमें 83 कैटेगरी था, उसको घटा के 3 कर दिया गया था। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 में। और स्कूल के बाद कोई भी बच्चा काम कर सकता है, जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट है, या फिर अगर मान लीजिए कोई किसी के पेरेंट्स का दुकान है या अपने बच्चे के, तो वो उसका बच्चा जो है स्कूल के बाद उस दुकान में भी बैठता है अगर, तो वो भी चाइल्ड लेबर के कैटेगरी में नहीं आएगा। पेरेंट्स और सिबलिंग्स ये सब जो है फैमिली का पार्ट होता है, तो मतलब फैमिली बिजनेस में वो पार्ट ले सकता है ओनली आफ्टर स्कूल। स्कूल आवर के बाद चाइल्ड लेबर में क्या नहीं आता ये ध्यान दीजिएगा। स्कूल आवर के बाद पहले तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकता है, एंटरटेनमेंट, और दूसरा फैमिली में। फैमिली में क्या क्या आ जाएगा, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ये सब आ जाएंगे। फैमिली इंटरप्राइज अगर कोई है तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 23 और 24 एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो आर्टिकल है ये हम लोग अभी देखें। तो आज हम लोग क्या क्या देखे हैं। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड था। आर्टिकल 18 टाइटल से रिलेटेड था, टाइटल नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 19 स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें 19(1) A B C D E F सारा एक बार रिवाइज कर लीजिए। 19(1) में क्या था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा में क्या था कि पीसफुली असेंबल हो सकते हैं। तीसरा में क्या था कि एसोसिएशन बना सकते हैं। चौथा में क्या था, घूम सकते हैं। पांचवा में क्या था कि जाकर डिसाइड कर सकते हैं। छठा प्रॉपर्टी था जो जिसको कि हटा दिया गया था। जी में क्या था कि हम लोग वहाँ पे जाके कोई भी प्रोफेशन या कोई ट्रेड या कोई बिजनेस ये कर सकते हैं। और 19 क्लॉज 2 में क्या था, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था। 20 में क्या था कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लगेगा, डबल जियोपार्डी नहीं होगा, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं होगा, ये 20 में था। 21 में क्या था, लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट था। 22 में क्या था, डिटेंशन के अगेंस्ट था। 23 में क्या था, फोर्स लेबर के अगेंस्ट था। 24 में क्या था, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट था। तो एक बार आप इसके PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें आप कहीं पे भी मिस ना कर रहे हो। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आर्टिकल लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, इसीलिए हम बार बार आपको रिवीजन करवा रहे हैं। और पढ़ाने के बाद भी सेम डे भी रिवीजन करवा रहे हैं। 1-2 बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा, आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। Thank you and have a nice day. Keep learning, keep studying.